हेलो स्टूडेंट्स। दुनिया में कोई भी चीज फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो जहां से शुरुआत होती है धीरे धीरे करके वो वहीं पे पहुंच जाती है। यानी एक साइकिल की फॉर्म में ऐसी चीजें मूव करती रहती हैं, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे करके ये कुछ हजारों साल हो सकता है, कुछ मिनट्स हो सकता है, या कुछ लाख साल या करोड़ साल हो सकता है, लेकिन दोबारा से वापस वहीं पे वो चीजें पहुंच जाती हैं। उदाहरण के तौर पे मिनरल्स। मिनरल साइकिल एक ऐसी साइकिल होती है जिसमें मिनरल जहां से प्रोड्यूस होता है वो वहीं पे धीरे धीरे करके वापस से वहीं पे पहुंच जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है बायो जियोकेमिकल साइकिल्स की फॉर्म में। जी हाँ, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन मेनली, वहां पे अगर हम वाटर की अगर हम देखें तो ये सारे ऐसे मिनरल्स और एलिमेंट्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक जगह से जहां से स्टार्ट होते हैं धीरे धीरे करके और वहीं पे पहुंच जाते हैं, जो कि हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं हो पाता है जी कि हम एक जगह वो एक्यूमुलेट कर पाए। धीरे धीरे जो एक्यूमुलेशन सेडिमेंटेशन हुआ है वो दोबारा से एक तरीके से खत्म हो जाता है और धीरे धीरे करके वो दोबारा से या तो एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में एंटर कर जाता है। आज हम इन्हीं बायोजियोकेमिकल्स जो साइकिल्स होती हैं उनको डिटेल में समझने वाले हैं कि क्या है नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और वाटर साइकिल, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी इसको बार बार पूछता रहा है, स्पेशली 2-3 साइकिल पे यूपीएससी का खासा एक तरीके से फोकस रहता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाइट्रोजन साइकिल से क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, अमोनिफिकेशन क्या होता है, डी नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है। ये सारी चीजों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। आइए चीज को वन बाय वन करके इसको देखते हैं। सो आवर टॉपिक इज बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। यानी कोई चीज सपोज कीजिए हम प्लांट है, प्लांट जब एक तरीके से डेड हो जाएगा, डेड होने के बाद ये इसको डिकम्पोज करेंगे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और दोबारा से ये सॉइल के अंदर में मिक्स हो जाएगा। यानी इस प्लांट ने, इस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने जो भी इनटेक लिया था सॉइल में से, डेथ होने के बाद दोबारा से डिकम्पोजर्स उसको उसी के अंदर में वापस मिला देते हैं। इसको कई बार एनिमल्स के साथ भी रिलेट करा सकते हैं। यानी इसके अंदर में जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, अगर इसको कोई एनिमल कंज्यूम करेगा और एनिमल की कुछ टाइम बाद डेथ हो जाती है तो दोबारा से वो सॉइल में मिक्स हो जाएगा और फिर वही प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ये जो रेस्पायर करेगा और जब ये डिकम्पोज करेगा ये हीट भी जनरेट करेगा और रेस्पायरेशन जब ये होगा तो ये सारी चीजें जो है हमारी पूरी साइकिल की फॉर्म में ऐसे घूमती चली जाएगी। आइए वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल होती क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस रहेगा। बायोजियोकेमिकल साइकिल इज द पैसेज ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस, यानी ऐसे रास्ते, ऐसे जो तरीके हैं जिससे हमारा जो केमिकल्स हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह, स्पेशली हम एबायोटिक पे फोकस कर रहे हैं, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो साइकिल चलती है, उसी को हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल बिटवीन द बायोटिक एंड द अर्थ्स एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये एटमॉस्फेयर में होता है, हाइड्रोस्फेयर में होता है, लिथोस्फेयर में होता है, यानी कि पूरे बायोस्फेयर में ये होता है, जो कि बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स के अंदर में हो सकता है। वैसे अगर हम देखा जाए तो ये ज्यादातर वहां पे आपको देखने को मिलेगा जहां पे बहुत ज्यादा एक तरीके से डिस्टरबेंस है, यानी जहां पे या तो हम इनहेल कर रहे हैं कुछ या एक्सहेल कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, यानी जहां पे जनरली लाइफ प्रेजेंट होती है वो एरिया जो है डिस्टर्ब्ड एरिया होता है और वहां पे ये साइकिल ज्यादा देखने को हमें मिलती है। दैट इज मोर प्रोमिनेंट इन द डिस्टर्ब्ड एरियाज। As geology and chemistry play important essential role in this geochemical cycles, in the study of this process, recycling of the inorganic material। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का मतलब है, ऑर्गेनिक का मतलब सिंपल है, जो बॉडी ज्यादातर कार्बन हाइड्रोजन से बनी है और लिविंग ऑर्गेनिज्म से है, दैट इज ऑर्गेनिक। वहीं पे जहां पे कार्बन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड से कम होते हैं, आयनिक बॉन्ड जहां पे ज्यादा होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज नोन एज इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में ये साइकिल चलती हैं जिसको हम बोल रहे हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल का क्या मतलब है। उदाहरण के तौर पे आप ये देख पा रहे हैं, एक प्लांट है, प्लांट के कुछ प्रोपेग्यूल्स है, इसके रेमनेंट्स होंगे जो धीरे धीरे करके हमारे सॉइल के अंदर में मिक्स हो जाएंगे। सॉइल के अंदर में अर्थवॉर्म है, बैक्टीरियाज हैं,
और भी तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको डिकम्पोज कर देंगे, वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगा, दूसरा कोई प्लांट ग्रो होगा, उस वो सारे मिनरल्स को यूज करके वो एनिमल्स के अंदर में चला जाएगा अगर ये ग्रेजिंग एनिमल है तो, और एनिमल्स जो है दोबारा से इसकी जब डेथ होगी दोबारा से सॉइल में मिक्स हो जाएगा, तो ये साइकिल धीरे धीरे चलती रहेगी। कई बार ये जो मिनरल्स है कहीं पे स्टोर हो जाते हैं और स्टोर होने के बाद ये सेडिमेंट्स का रूप भी ले लेते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स थ्रू दिस सेल्स, यानी ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटीज, इकोसिस्टम, इन सब में एक साइकिल चलती रहती है। जो चीज जहां से स्टार्ट होगी वहीं पे आके खत्म हो जाती है। द साइकिल पेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बायोटिक एंड फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स। जितने ज्यादा बायोटिक, फिजिकल, केमिकल फैक्टर्स होंगे उतनी फास्ट ये रिएक्शंस चलेंगी। न्यूट्रिएंट साइकिल को हम बायोजियोकेमिकल साइकिल भी बोल सकते हैं। इन्वॉल्व एलिमेंट मूविंग। एलिमेंट आप जानते होंगे कि हमारे आज के टाइम पे 118 एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर में है। इन सभी एलिमेंट में कहीं ना कहीं साइकिल चल रही है। द मोस्ट प्रोमिनेंट जो साइकिल्स है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, वाटर की साइकिल्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स की साइकिल है जो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली हमारी ह्यूमन लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। एक जगह से एनवायरमेंट से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और दोबारा से फिर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट तक ये पहुंच जाती हैं ये साइकिल के द्वारा, ये सारे एलिमेंट्स। सबसे पहली बात करें तो बेस्ड ऑन द रिप्लेसमेंट पीरियड के बेसिस पे अगर हम इसको डिवाइड करें, दो तरह की हम साइकिल को कंसीडर कर सकते हैं। एक है परफेक्ट साइकिल। परफेक्ट साइकिल का मतलब है जितना अमाउंट जहां से स्टार्ट हुआ अल्टीमेटली वो उतना ही अमाउंट साइकिल में घूम के वापस आ जाए। इम्परफेक्ट साइकिल का मतलब है कि जितना अमाउंट स्टार्टिंग में हो धीरे धीरे करके वो कंज्यूम होता चला जाए और अल्टीमेटली जब वो सेम पॉइंट पे पहुंचे तो सेम क्वांटिटी वहां पे ना पहुंचे, यानी लॉसेस इसके अंदर में अगर ज्यादा होंगे दैट इज नोन एज इम्परफेक्ट। अगर लॉसेस मिनिमल है यानी ऑलमोस्ट जीरो है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट साइकिल। इम्परफेक्ट का मतलब है न्यूट्रिएंट्स जो है लॉस्ट हो चुके हैं या फिर ट्रैप हो चुके हैं कहीं सेडिमेंट्स के अंदर में, कहीं हमारे जो अभी के लिए साइकिल के अंदर में अनअवेलेबल है। उदाहरण के तौर पे अगर एक छोटी सी कंडीशन देखें तो जो हमारी बॉडीज होती है, जो हमारे डेड बॉडीज होती है, एनिमल की डेड बॉडीज होती है, प्लांट की डेड बॉडीज होती हैं, इनमें जो कैल्शियम है कई बार कैल्शियम भारी होने की वजह से बहुत ज्यादा साइकिल में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। अगर एक कैल्शियम धीरे धीरे करके वाटर के अंदर में चला जाए तो वाटर के अंदर में जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है, वाटर के अंदर में जो हमारी सी फ्लोर है वहां पे वो परमानेंटली स्टोर हो जाता है और लॉन्ग टाइम के लिए वो यहाँ पे स्टोर हो जाता है। साइकिल का डायरेक्ट पार्ट वहां पे नहीं बन पाता। ऐसे ही सेम वे फॉस्फोरस भारी होने की वजह से ये बहुत बड़ा साइकिल नहीं बना पाता। वहीं पे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो एक परफेक्ट साइकिल हमें वहां पे देखने को मिलती है। वाटर में परफेक्ट साइकिल, नाइट्रोजन के अंदर में परफेक्ट साइकिल देखने को मिलती है। वहीं पे जो फॉस्फोरस की साइकिल है वहां पे हमें प्रॉपर परफेक्ट नहीं दिखाई देती। कैल्शियम की जो साइकिल है प्रॉपर परफेक्ट नहीं दिखाई देती। रिजर्वायर के नेचर के बेसिस पे देखें तो दो तरह की हम साइकिल मान सकते हैं। सेडिमेंट साइकिल जिसके अंदर में सेडिमेंट्स यानी अर्थ के क्रस्ट के अंदर में ये साइकिल चल रही है और रिजर्वायर की तरह ये काम कर रहा है और वहां पे ये स्टोर हो जाती है। गैसियस साइकिल ज्यादातर परफेक्ट साइकिल का एग्जाम्पल होता है। रिजर्वायर इज द एटमॉस्फेयर और द हाइड्रोस्फेयर, यहाँ पे ये इस तरीके से सर्कुलेट करता रहता है। वहीं पे सेडिमेंट्री में जो मेन जहां पे ये प्रेजेंट होती है साइकिल वो होता है अर्थ क्रस्ट सेडिमेंट्री के अंदर में, और एटमॉस्फेयर होता है हमारे गैसियस साइकिल के अंदर में। वाटर या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करें तो ज्यादातर ये सोलर ड्रिवन होती है, यानी सनलाइट अगर नहीं होगी तो ये साइकिल या तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगी या फिर होगी ही नहीं। डेफिनेटली जो वाटर साइकिल है सबसे ज्यादा हमारे इवेपोरेशन होने की वजह से होता है और इवेपोरेशन डायरेक्टली हमारा सोलर से रिलेटेड होता है। एटमॉस्फेयर, ओशन, लेक्स, रिवर, सॉइल, ग्लेशियर, स्नोफील्ड, ग्राउंड वाटर ये सभी इसका पार्ट बनते हैं। प्रोसेस की बात करें तो इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, डिपोजिशन, रन ऑफ, इन्फिल्ट्रेशन और ग्राउंड वाटर फ्लो, ये सारे प्रोसेसेस होंगे तब जाके हमारी एक कंप्लीट साइकिल होगी। एक रिजर्वायर से दोबारा से वहीं पे सेम रिजर्वायर में कोई वाटर जो मॉलिक्यूल्स है वापस पहुंचेंगे। कॉन्टिन्यूस फ्लो होना चाहिए वाटर के अंदर में, तभी वो परफेक्ट साइकिल
कहलाएगी। लैंड सरफेस में, ओशियन में, सब सॉइल के अंदर में और बहुत सारी स्पीशीज के बीच में, यानी बायोटिक एबायोटिक दोनों का हमें इसके अंदर में कंसीडर करना पड़ेगा अगर हम वाटर साइकिल को कंसीडर कर रहे हैं तो। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशियन सरफेस स्टार्ट द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी सबसे बड़े लेवल पे अगर देखा जाए तो हमारे पूरे अर्थ पे जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम में वाटर प्रेजेंट है वो ओशियंस के अंदर में ही है, यानी ओशियंस एक्चुअली प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन दिस वाटर साइकिल। वहीं पे रिवर्स भी, पॉन्ड्स भी और वाटर बॉडीज जो है वो हमारी डायरेक्टली इसका पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन डेफिनेटली जहां पे क्वांटिटी ज्यादा होगी वो डायरेक्टली इसमें बहुत ज्यादा लेवल पे वाटर साइकिल में पार्टिसिपेट करेंगी। अगर हम वाटर साइकिल पे सिंपली फोकस करें तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। हमारी जो पानी की वाटर बॉडीज हैं वहां से इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होने के बाद धीरे 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 करके ऊपर पहुंच जाता है। हाई टेम्परेचर होने की वजह से, एक्साइटमेंट होने की वजह से पार्टिकल दे विल मूव इन द अपवर्ड, और ऊपर जाने के बाद ये कई बार क्लाउड बना लेते हैं और कई बार नहीं भी बनाते हैं। अगर ये क्लाउड बनाता है तो क्लाउड बनाने के बाद अगर सुइटेबल कंडीशन होती है, यानी अगर नेगेटिव लाप्स रेट इसके ऊपर लग गया तो इसके अंदर में प्रेसिपिटेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन में दोबारा से ये या तो डायरेक्टली लैंड मासेस पे फॉल करता है या फिर ओशियन सरफेस या सी वाटर पॉन्ड्स के ऊपर में फॉल करेगा, और वापस से ये साइकिल दोबारा से धीरे धीरे करके या तो रिवर में बनेगा, रिवर बनेगी तो रिवर अल्टीमेटली कहाँ मिक्स होती है आपको पता ही है, सी ओशियन के अंदर में ये दोबारा से एंटर कर जाती है और फिर से इवेपोरेशन होगा। तो इस तरह के साइकिल जो है ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे चलती रहती है और इस वजह से हमें पानी भी मिल पाता है। और सोचिए अगर इवेपोरेशन ना होता तो रिवर्स कैसे बनती, ग्लेशियर्स कैसे बनते, और ग्लेशियर्स और ये नहीं होते तो हमें समुद्रों के पास ही रहना पड़ता, खारा पानी पीना पड़ता, या फिर हमें कोई दूसरे सोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता, यानी इसका पानी को फिल्टर करना पड़ता। लेकिन अब हमें फिल्टर करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इवेपोरेटेड वाटर में सिर्फ हमारा जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है, हमारा सॉइल के जो उसके अंदर में जो सॉल्ट प्रेजेंट है वो ज्यादा इवेपोरेट नहीं होता, जिसकी वजह से फ्रेश वाटर भी ह्यूमंस को या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मिल जाता है। कार्बन साइकिल की बहुत सिंपल साइकिल होती है। हमारी ज्यादातर बॉडीज जो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो कार्बन से बने हैं। इन सभी कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन बॉडी है हमारी, और प्लस में हम कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल भी करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन प्रेजेंट होता है। डेथ होने के बाद ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डेड रिमेन्स या रेमिनेंट्स हैं दे विल गेट मिक्स विद द सॉइल। सॉइल के बाद में वो धीरे धीरे करके या तो दोबारा से प्लांट्स के अंदर में चले जाते हैं या फिर वाटर बॉडीज में एंटर कर जाते हैं, और वाटर बॉडीज से दोबारा से ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। इसकी जो देखते हैं अभी, कार्बन प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सबसे ज्यादा अगर हम देख रहे हैं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ही है एटमॉस्फेयर में, और कार्बन एक तरीके से एटमॉस्फेयर और ऑर्गेनिज्म के बीच में ये साइकिल जनरली चलती है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना है हमारा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वही फिनोमिना है जिससे हमारे जो प्लांट्स है वो एक तरीके से खाना बनाते हैं। और यहाँ पे अगर हम रेस्पायरेशन की बात करें तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। रेस्पायरेशन के अंदर भी प्लांट ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और ह्यूमंस भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। लेकिन प्लांट्स डे टाइम में, क्योंकि डे टाइम में रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस साइमल्टेनियसली चलेगा, तो जितना उन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है उतना वो रेस्पिरेशन प्रोसेस से जनरेट नहीं करते हैं। यानी अगर हम इस चीज को समझना चाहें केमिकल रिएक्शन के द्वारा तो आप समझ सकते हैं, मान लीजिए उन्होंने ऑक्सीजन कंज्यूम किया है तो C6H12O6 ये जाके ये टूट जाएगा, और टूटने के बाद में ये CO2 और H2O प्लस में ATP फॉर्मेशन करेगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुआ है, अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जस्ट हमें अपोजिट दिखाई देगा। इसके अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड इनको चाहिए होता है ताकि इन चीजों को यूज करके ये अपना खाना बना सके। यानी अगर ये खाना बना सके तो डेफिनेटली यहां पे इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं रेस्पायरेशन। जी हाँ, ब्रीथ करने को रेस्पायरेशन नहीं बोलते हैं, एनर्जी रिलीज करने को रेस्पायरेशन बोलते हैं टेक्निकली। तो ये जनरली सेल्स के अंदर में होता है, यानी प्लांट्स के और ह्यूमंस के सेल के अंदर में होता है ये, और यहाँ पे ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस जिससे खाना बनाएगा हमारे प्लांट, ये अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है
और यहां से जो हमारा CO2 एमिट हुआ है ये अगर कंपैरेटिवली कम प्रोड्यूस हुआ है तो ओवरऑल प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेनी पड़ती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, जबकि ऐसा करेक्ट नहीं है। सिर्फ वो इनहेल एक पर्पस के लिए यानी रेस्पिरेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट इनको जो कंपेंसेट करने के बाद जो रिमेनिंग जो बचेगा यानी जितना एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड इनको चाहिए वही ये इनहेल करते हैं। यानी अगर हम बात कर रहे हैं तो नाइट टाइम पे ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होने वाला है। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो ये जो प्लांट है यानी एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये एक प्रोसेस को खत्म करके यानी सिर्फ इसके अंदर में रेस्पिरेशन चल रहा होगा, और रेस्पिरेशन अगर चलेगा तो ये उस टाइम पे सिर्फ ऑक्सीजन को ज्यादातर कंज्यूम कर रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज्यादा कंज्यूम नहीं कर रहा होगा। यानी नाइट टाइम में अगर हम देखेंगे तो ये रिवर्स सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। फर्दर अगर हम देखें तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ट्रांसपोर्ट कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द ग्रीन प्लांट्स एंड अल्टीमेटली टू द ऑर्गेनिज्म। और जब इस प्लांट को कोई कंज्यूम करेगा, अगर ये एडिबल प्लांट है तो ह्यूमन अगर कंज्यूम करेगा, एनिमल्स अगर कंज्यूम करेंगे, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इन्होंने इनहेल करी है वो हमारी बॉडी के अंदर में जाएगी और हमारी ह्यूमंस की और एनिमल्स की बॉडी में कार्बन ऐड हो जाएगा। इट रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर टू द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। जैसा मैंने अभी बताया आपको, ये सारी चीजें जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस में वापस से निकल आएगी। यानी जब हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, खाना खाएंगे और ये जब चीजें रिएक्ट होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड हम नोज के थ्रू, गिल्स के थ्रू और बॉडी के थ्रू यहां से हम निकाल देंगे। तो ये एक साइकिल का फॉर्म ले लेता है। इस फोटो के थ्रू आप देख सकते हैं प्लांट है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है जिसमें वो सनलाइट भी यूज कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहा है। कुछ टाइम बाद अगर इसको या तो कोई एनिमल कंज्यूम कर लेगा या फिर जब इसी प्लांट की जब डेथ हो जाएगी, डेथ होने के बाद जो डिकम्पोजर्स होंगे इसका कार्बन को सेपरेट कर देंगे और या तो कहीं डिपोजिट कर दिया जाएगा। ये एनिमल की भी जब डेथ होगी यानी जब इसने इसको कंज्यूम किया तो इसके अंदर भी कार्बन पहुंचा और जब इसकी डेथ होगी तो ये कार्बन का जो बहुत बड़ा लेयर है ये धीरे धीरे करके फॉसिल फ्यूल को, क्रूड ऑयल जैसी चीजें भी, कोल जैसी चीजें भी बना सकता है। कुछ टाइम बाद, कुछ हजारों लाखों करोड़ों साल बाद इन फॉसिल फ्यूल्स को वापस बाहर निकाला जाएगा, इंडस्ट्रीज, व्हीकल, कार में यूज किया जाएगा। फिर यहां से इसमें एमिट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और ये एटमॉस्फेयर में दोबारा से एंटर कर जाएगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से इस तरह के जो प्लांट्स है वो कंज्यूम कर लेंगे, फिर से एनिमल में पहुंचेगा, डिकम्पोज होगा, फॉसिल फ्यूल बनेगा और ये प्रोसेस जो है ये कॉन्टिन्यूसली चलता चला जाएगा। प्लस में जब ये प्लांट रेस्पायर कर रहा है तो उस टाइम पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, तो इसके रेस्पिरेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। यहाँ पे जो एनिमल रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और यहाँ पे फॉसिल फ्यूल से भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और कई बार डिकम्पोजिशन एजेंट भी कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं। तो ये साइकिल इस तरीके से चलती है और जो चीज जहां से स्टार्ट हुई है, दिस इज एग्जांपल ऑफ द परफेक्ट, आप बोल सकते हैं कि साइकिल का एग्जांपल है जहां से चीज जो चली वो वहीं पे अल्टीमेटली पहुंच जाती है। नाइट्रोजन साइकिल की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमारा जो हर सेल के अंदर में प्रेजेंट डीएनए है, डीएनए भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर जैसी चीजों से बना हुआ। मेनली इसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। हमारी बॉडी के अंदर में बहुत जगह ऐसा होता है जहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। मेनली अगर हम बात करें जो डीएनए के प्रोटीन्स होते हैं, लगभग 16% के आसपास जो प्रोटीन का वेट है हमारी बॉडी के अंदर वो नाइट्रोजन से ही मिलता है। नाइट्रोजन साइकिल इंक्लूड दी 3 फेजेस। नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा इसके अंदर में, जो जनरली बैक्टीरियाज द्वारा होता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, एजोला हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, नोस्टोक हो गया, एनोवीना हो गया, वोस्टक हो गया। अब इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो डायरेक्टली फिक्स कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर में, और ये ऑर्गेनिज्म जनरली सॉइल के अंदर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में
ये इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, इसी अमोनिया का, जो कि नाइट्रोजन इन्होंने एब्जॉर्ब किया वो अमोनिया बना, अमोनिया से धीरे धीरे करके नाइट्राइट और उसके बाद नाइट्रेट, यानी नाइट्राइट मतलब NO2 माइनस, नाइट्रेट मतलब NO3 माइनस, इस तरीके से बनता है। और नाइट्रेट से दोबारा से ये नाइट्रोजन गैस बन के दोबारा से ये एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है और साइकिल जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर तीनों स्फीयर के अंदर में एंटर करती है और परफेक्ट साइकिल यहां पे फॉर्म होती हुई दिखाई देती है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझना चाहे तो अगर ये प्लांट को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे जो प्लांट्स हैं ये सारी चीजें जो हैं इनके अंदर में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर ये डिकम्पोज होगा तो ये NH4 प्लस ये रिलीज करेगा। अगर यहां पे अगर हम देखें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सक करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज है इसी चीज को कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। इसी नाइट्रोजन के कन्वर्जन को, यानी जो नाइट्रोजन है अमोनिया में कन्वर्ट होता है, इसी को बोलते हैं हम अमोनिफिकेशन, यानी ये डिकम्पोजर से भी हो रहा है, ये हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया से भी हो रहा है। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में मेनली जो नॉस्टोकैना, बीना, अजोलो, एजोटोबैक्टर, इस तरह के ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा इस तरह की चीजों को करते हैं। बाद में दोबारा से हमारे पास जब ये NH4 प्लस आयन की फॉर्म में होगा तब यहां पे नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे, जैसे कि सोडोमोनाज। सोडोमोनाज बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो कि NH4 प्लस को कन्वर्ट कर देता है नाइट्राइट के अंदर में, यानी NO2 माइनस के अंदर में। और उसके बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो का आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहां पे अमोनिफिकेशन है जिसमें अमोनिया बन रहा है, उसके बाद नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में नाइट्राइट बन रहा है और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा, NO3 माइनस बनेगा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से। जनरली ये नाइट्रोसोमोनाज इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ये सारा कुछ करते हैं। इसके बाद अब ये या तो डायरेक्टली सॉइल से ये एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा या फिर इसको कंज्यूम कर लेगा ये प्लांट, और प्लांट के अंदर में दोबारा से ये एंटर कर जाएगा। और यानी जो नाइट्रोजन जहां से आया था यानी एटमॉस्फेयर से, धीरे धीरे वो प्लांट्स के अंदर में गया, एनिमल्स के अंदर में गया और वो फिर सॉइल में मिक्स हो गया। सॉइल में बैक्टीरिया ने अपना एक्शन किया, अमोनिफिकेशन किया, नाइट्रिफिकेशन किया और ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने वापस से उसको कन्वर्ट कर दिया। और कुछ डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होंगे उसको NO2 माइनस का जो है उसको, यानी NO3 माइनस को डायरेक्टली NO2 में कन्वर्ट कर देंगे और एटमॉस्फेयर में सेंड कर देंगे। फिर ये दोबारा से साइकिल ऐसे चलती रहेगी। कई बार लाइटनिंग से भी हमारा, यानी जो हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, यूरिया यूज करते हैं, कई बार एसिड रेन हो जाती है, कई बार वोल्केनिक एक्टिविटीज हो जाती है, इन सब एक्टिविटीज से भी नाइट्रोजन बाहर निकल के आता है, अलग अलग फॉर्म में निकल के आता है। सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है और फिर से एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद ये साइकिल को कंटिन्यूअसली ऐसे चलाता रहता है। सो दिस इज एक्चुअली द अनदर एग्जांपल ऑफ द परफेक्ट साइकिल बाय जियोकेमिकल साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल एक बहुत बड़ी साइकिल नहीं होती है, जैसा कि आप जानते हैं ये हैवी होता है। हैवी होने की वजह से ये बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में फॉस्फोरस हमें नहीं मिलता है। बॉडी के अंदर में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में फॉस्फोरस की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये ज्यादातर सॉइल के आसपास यानी लैंड सरफेस, टेरेस्ट्रियल के आसपास ये साइकिल चलती है। तो फॉस्फोरस साइकिल थ्रू रॉक्स, वाटर, सॉइल, सेडिमेंट्स एंड ऑर्गेनिज्म। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने एटमॉस्फेयर को नहीं लिखा है क्योंकि ज्यादातर ये एटमॉस्फेयर में नहीं रहता है। बहुत ही कम होगा कि जब बहुत ज्यादा एमिशन अगर हो रहा है किसी इंडस्ट्री से जहाँ पे फॉस्फोरस यूज किया जा रहा है, वो एटमॉस्फेयर में जाएगा, अल्टीमेटली वो फिर सरफेस पे ही आ जाता है। वाटर के अंदर में प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में होगा, सेडिमेंट्स के अंदर में होगा और ऑर्गेनिज्म। रेन एंड वेदरिंग रिलीज फॉस्फेट फ्रॉम द रॉक्स, यानी रेन होगी और वेदरिंग होगी। वेदरिंग का मतलब है यानी जो सेडिमेंट्स हैं, जब इसके ऊपर में बारिश होगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी, तो इससे क्या होगा, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इसके टूट के नीचे की तरफ आ जाएंगे। रन ऑफ, यानी रेन वाटर जब ऊपर से नीचे आएगा, रिवर वाटर जब ऊपर से नीचे आएगा, तो उसके साथ साथ धीरे धीरे ये नीचे आ जाते हैं और फिर ये वहां पे जाके फिर से सॉइल के अंदर मिलके फिर दोबारा से लिविंग ऑर्गेनिज्म एंटर करेगा और लिविंग ऑर्गेनिज्म दोबारा से फिर ये एंटर करेगा धीरे धीरे करके हमारे एटमॉस्फेयर के बहुत ही लोअर वाली लेयर में। अपर लेयर में डेफिनेटली ये नहीं जा सकता। एनिमल कंज्यूम कर लेंगे प्लांट्स को और प्लांट्स को कंज्यूम करने के बाद प्लांट्स, व्हेन ऑर्गेनिज्म डाई, फॉस्फोरस रिटर्न टू द सॉइल, बैक्टीरिया कन्वर्ट ऑर्गेनिक फॉस्फोरस इनटू द इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, एडिंग प्लांट अपटेक। इट इवेंचुअली रीचेस ओशियन, बिकमिंग पार्ट ऑफ द सेडिमेंट। इसको अगर हम डायग्राम के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें, बहुत ही
इजी हमारी ये साइकिल बनती है, फोस्फोरस साइकिल। यानी जो हमारे यूरिनल होता है, यूरिन होता है, उसमें भी बहुत सारा फोस्फोरस होता है, बॉडी के अंदर में बहुत सारा फोस्फोरस होता है, यहाँ जो रॉक्स होते हैं इनके पास बहुत सारा फोस्फोरस होता है। ये फोस्फोरस आता कहाँ से है, यानी हमारी बॉडी में ही जो फोस्फोरस प्रेजेंट है वही कई बार सेडिमेंट्स बनाता है, जो कि आपको ज्योग्राफी में डिटेल में समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारे जो रॉक्स है इसके अंदर फोस्फोरस धीरे धीरे वेदरिंग करके सॉइल के अंदर में आ जाते हैं, सॉइल से धीरे धीरे ये प्लांट्स के अंदर में एंटर कर जाते हैं, और प्लांट्स को जब कोई एनिमल कंज्यूम करता है तो इन एनिमल की बॉडी के अंदर में भी एंटर कर जाते हैं, और यहां से यूरिन और फेसिस से हमारी डायरेक्टली फिर दोबारा से ये सॉइल में मिक्स हो जाता है, जो धीरे धीरे करके कई बार लीचिंग हो जाती है, और लीचिंग होने के बाद वाटर बॉडीज के अंदर भी ये एंटर कर जाते हैं। कई बार एनिमल टिश्यूज और उसके जो फेसिस यानी वेस्ट होता है उसके अंदर से डिकम्पोजिशन होता है फंजाई और बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया और फंजाई है ये एनिमल के टिश्यूज को डिकम्पोज कर देते हैं, और उसका फंगस जो हमारा फेसिस और टिश्यूज हैं उनके अंदर में जो फोस्फोरस प्रेजेंट है उसको रिलीज करा देते हैं, या तो वो वाटर में रिलीज कराएंगे या फिर वो सॉइल में रिलीज कराएंगे। तो यानी ये जो साइकिल है एनिमल्स, प्लांट्स और सॉइल और हमारा जो लैंडफॉर्म्स हैं इसके बीच में ही रहती है, ज्यादा ये एटमॉस्फेयर में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इस तरह की जो साइकिल्स होती हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, डेफिनेटली अगर ये साइकिल नहीं चलेगी तो आप जान पा रहे हैं कि कोई भी चीजें सर्कुलेट नहीं हो पाएगी, हम तक सारी चीजें नहीं पहुंच पाएंगी, एक्युमुलेशन होने लग जाएगा रादर देन दी स्प्रेडिंग, यहां पे प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं। एक जगह सारा कुछ अगर इकट्ठा हो गया तो डेफिनेटली हमें पानी कैसे मिलेगा, फॉस्फोरस कैसे मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलेगा प्लांट्स को, हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है इससे। यानी हम जानते हैं कि हमारे जैसे नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन भी हमारी बॉडी में अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होगा, अलग अलग सोर्सेज से वो हमें मिलता है। जैसे कि जो हम खाना खाते हैं उससे हमें नाइट्रोजन मिलेगा, और जो हमारी बॉडी के अंदर में डीएनए है उसके अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बोन्स के अंदर में और दूसरी जो हमारे सेल्स हैं उसके अंदर में अगर नाइट्रोजन कम है तो उसका इफेक्ट कुछ और पड़ रहा है, कहीं पे अगर नाइट्रोजन ज्यादा है तो उसका इफेक्ट कुछ और पड़ता है। प्लांट्स कैन नॉट टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो अगर डायरेक्टली वो इनटेक नहीं कर सकता एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तो डेफिनेटली, लेकिन उसकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, वो बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके प्लांट को सप्लाई कर देते हैं। प्लांट उसके रिटर्न में उनको एक स्पेस प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है, यानी जो बैक्टीरियाज हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को दे रहे हैं, प्लांट उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रहा है, सर्वाइव करने के लिए एक जगह दे रहा है, तो ये एक म्यूचुअल रिलेशन भी यहाँ पे चलता है। और ये चलाने के लिए साइकिल चलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मस्ट फिक्स इट एंड कन्वर्ट इट इनटू द एमोनिया एंड नाइट्रेट बिफोर दे यूज्ड बाय द अदर ऑर्गेनिजम्स। It helps to keep the ecosystem in balance by storing nutrients for future use. फ्यूचर यूज के लिए जो न्यूट्रिएंट है वो आएंगे कहां से, डेफिनेटली यहां से हमें अरेंज करने पड़ते हैं। द ट्रांसफर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर फॉर यूटिलाइजेशन हैपन थ्रू अ बायोजियोकेमिकल साइकिल के थ्रू ही ये पॉसिबल है। सच एज एयर अगर हमें जो मिल पा रही है ठीक से, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स है अगर हमें सही मिल पा रहे हैं, वाटर से सॉइल, एयर टू सॉइल, ये सारा जो ट्रांसमिशन हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द साइकिल्स। लिविंग क्रिएचर जितने भी हैं इंटरेक्ट विद द सराउंडिंग एबायोटिक कंपोनेंट्स थ्रू दी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। यानी अगर हम बायोजियोकेमिकल साइकिल ही नहीं होगी तो हम किस तरीके से एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से एटमॉस्फेयर हमसे चीजें डिराइव करेगा, तो ये साइकिल का एक पार्ट है। यानी यहाँ पे अगर साइकिल चलती है तो सारी चीजें सबको अवेलेबल होती रहती है टाइम टू टाइम। ये किसी किसी साइकिल में लॉस भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये परफेक्ट साइकिल्स के फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। Biochemical cycles are very crucial to ecosystem. Many of the nutrient that living creature require, यानी हमें जो कार्बन चाहिए बॉडी के लिए, नाइट्रोजन चाहिए, फोस्फोरस चाहिए, और भी बहुत सारी जो चीजें चाहिए वो कांस्टेंट बेसिस पे हमें मिलती रहती हैं। Essential elements are frequent held in reservoirs के अंदर में मिल जाते हैं हमें, where they can be removed from circulation, stored for years। यानी जैसे कि उदाहरण के तौर पे कोल है, कोल के अंदर में कार्बन बहुत सारा टाइम के लिए स्टोर है, अगर हम चाहें तो वहां से डिराइव कर सकते हैं और अपने पर्टिकुलर यूज के लिए उसको यूज यानी एक तरीके से काम में ला सकते हैं। Thus the biogeochemical cycles
फंक्शन एज अ रिसाइकलिंग सिस्टम इन द नेचर, यानी अगर ये नहीं होगा तो चीजों का रिसाइकल कैसे होगा, एक्युमुलेशन बढ़ता चला जाएगा और चीजें अवेलेबिलिटी जो है हमारी वो कम होती चली जाएगी। यूपीएससी ने न्यूट्रिएंट साइकिल और सल्फर साइकिल से रिलेटेड अभी पास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे एसिमिलेशन उन्होंने पूछा हुआ है, नाइट्रिफिकेशन अमोनिफिकेशन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है प्री के अंदर में, नाइट्रोजन साइकिल के कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, नाइट्रीफाइंग एनिमल्स कौन कौन से हैं, नाइट्रीफाइंग प्लांट्स कौन कौन से हैं, ये चीजें जो हैं ऐसे न्यूज़पेपर में भी हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा और ऐसी चीजें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि हमारा इकोलॉजी ज्योग्राफी दोनों को मिला के एक पार्ट बनता है जियोकेमिकल साइकिल्स। तो ये क्वेश्चन आते रहते हैं हमारे फ्रिक्वेंटली यूपीएससी के अंदर में। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।